नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी पर ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। राहुल गांधी पिछले 12 सालों में भारत में मोस्ट वांटेड हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम को टांग कर ले आएंगे। 2013 से 14 तक यही भाषण ठोकने वाले मोदी दाऊद को नहीं लाए। देश से माल्या से लेकर चौकसी तक सब फरार हो गए। लेकिन मोस्ट वांटेड अगर किसी को बनाया 12 साल में मोदी एंड कंपनी ने, तो राहुल गांधी को बनाया। शायद ही कोई बिरला राज्य होगा पूरे भारत में जहां राहुल गांधी पर कोई मुकदमा न चल रहा। क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर राज्य में और उत्तर प्रदेश में तो कईयों मुकदमे चल रहे हैं। जहां मन होता है वहीं एक मुकदमा ठोक दो। लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह। और सारे मुकदमे इन पर राष्ट्रद्रोह का केस लगाओ। कोई मुकदमा है राष्ट्रद्रोह का, इन पर एफआईआर दर्ज करिए और जांच करिए। कहीं है इनको देश से निकाल दीजिए, कहीं है इनकी दोहरी नागरिकता है। अभी दोहरी नागरिकता वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। वही दोहरी नागरिकता जिसमें जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से ही अलग कर लिया था, क्योंकि विघ्नेश शिशिर नाम का जो छिछोरा कर्नाटका से आकर के, छिछोरा इसलिए मैं कर रहा हूं, स्टोरी लाएंगे। उस पर एक बड़ी स्टोरी आई है विघ्नेश शिशिर पर। बड़ी स्टोरी है, बड़ा खुलासा है, कोई और चलावला नहीं रहा है, लेकिन हम लेकर के आएंगे। चाहे हम डिबेट में लेकर के आएंगे, नहीं तो भाऊ के डायरेक्ट हिट में आएगा, वो कार्यक्रम लेकर के आएंगे। उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और वो वाई सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है, उत्तर प्रदेश में आकर के एक मुकदमा कर रहा है न्यायपालिका को। जो न्यायपालिका पहले ही से सवालों के घेरे में है, उसको वो एक भी अगर जज रीढ़ वाला है तो गाली देने पर आमादा है। उस विघ्नेश शिशिर वाले मामले में अभी सुनवाई होनी बाकी है, क्योंकि अब तो नए जज के पास गया है। नए वाले जज साहब कितने प्रतापी हैं, यशवंत वर्मा। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने यशवंत वर्मा को देखा है, हमने शेखर यादव को देखा है, हमने सुभाष विद्यार्थी को भी देखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही अतुल श्रीधरन भी हैं। तो ऐसा नहीं है, वहां पर अतुल श्रीधरन और सुभाष विद्यार्थी जैसे जो है जज भी हैं, लेकिन किस कैटेगरी वाले होंगे, क्योंकि वहां पर शेखर यादव और यशवंत वर्मा की कैटेगरी भी है, ये देखना होगा। बिल्कुल साफ साफ है, इसमें किसी को कोई कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल साफ ये दीवार खड़ी है। आप दो दो जज, मैंने दोनों साइड के नाम लिए हैं, आप खुद सोच लीजिए। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, राष्ट्रद्रोह के का एफआईआर दर्ज हो और केस चले राहुल गांधी पर। जज साहब ने खारिज कर दिया, याचिका खारिज, एफआईआर की मांग खारिज, केस चलाने की मांग खारिज। भाव को जोड़िए। स्वागत है भाव, लाइए हेडलाइन लाइए। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज। अगली हेडलाइन, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर आदेश की मांग वाली याचिका खारिज। अगली हेडलाइन, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, किस मामले में खारिज हुई याचिका। अच्छा, यहां पर सब में एक कॉमन चीज है कि बड़ी राहत, बड़ी राहत, बड़ी राहत, बड़ी राहत। याचिकाकर्ताओं पर भी सवाल होना चाहिए, कहां कहां से फुटकरिए आकर के कुछ भी। यहां पर अदालतों को फाइन, तमाम मामलों में फाइन लगाते हैं जज। सुप्रीम कोर्ट में तो आजकल बहुत भड़कते हैं, ऐसे मामले लेके चले आए। ऐसी याचिकाएं कुछ भी हम उठा के चल देते हैं। संभल में याचिका खारिज हुई थी, संभल में निचली अदालत में गई, सिमरन याचिकाकर्ता का नाम है, वहां खारिज हुआ। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई, नहीं नहीं एफआईआर करिए। मैं पूरा केस बता देता हूं, थोड़ा अंदर चलिए खबर के। ये मामला क्या है आप सबको याद होगा, वही सिस्टम और सिस्टम का मामला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ने वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया। याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ न मुकदमा दर्ज होगा और केस भी नहीं चलेगा।
आगे चलिए जरा। 8 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के बयान देशद्रोह की श्रेणी में मानते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। याची सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट द्वारा याची की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हो गई थी। चंदौसी में खारिज हुई, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गई थी। इसमें बयान जो था, ये बयान सबको याद होगा। राहुल गांधी ने कहा था कि ये मेरी लड़ाई संघ भाजपा के साथ साथ पूरे सिस्टम से है। उसको सिस्टम को अब बेसिकली सिस्टम और सिस्टम वाला परिभाषा मुझे लगता है एक बार राहुल गांधी को भी देश के सामने रख देना चाहिए। सिस्टम से लड़ाई को राजद्रोह अगर माना जाए तब तो फिर सिस्टम निरंकुश हो जाएगा कि कोई रोक ही नहीं पाएगा भाऊ। अगर सिस्टम भ्रष्ट है, सिस्टम व्यभिचारी है, दुराचारी है, तो सिस्टम से भी लड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेंगे? जब जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा सरकार के खिलाफ ही लड़ती थी ना। सरकार के खिलाफ लड़ती थी। इंदिरा की सरकार, अभी भी जवाहरलाल नेहरू तो जाके कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी ये नेहरू से लड़ते हैं। क्या नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? क्या नेहरू के खिलाफ बोलना वो क्या मतदाताओं का अपमान नहीं था? भारतीयों का अपमान नहीं था? भारत के प्रधानमंत्री का। आज अभी जैसे ही नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि आप देश का अपमान कर रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? चपरासी थे क्या? जवाहरलाल नेहरू भी सर्वमान्य, सर्वशक्तिशाली, पढ़े लिखे, जिन्होंने आजादी के इसमें 10 साल जेल में घुसड़े, वो मेरे जेल में जिनकी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो इंसान था जिसने अपना सर्व पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। वो थे नेहरू। आज नेहरू के बारे में बोलते हुए आपको फिर शर्म नहीं आती? आदरणीय प्रधानमंत्री ही नेहरू जी का नाम लेते हैं, तो फिर देश का अपमान नहीं है? यानी जो देश के जो हमारे पुरोधा है, जिनके जिनके नाम पे, जिनके जो रोल मॉडल है देश के, उनको आप गाली दो क्योंकि वर्तमान में आप बैठे हैं। गजब की थियरी है। उन्हें क्या कहा राहुल गांधी ने कि भाई संघ ने पूरा सिस्टम टेक ओवर किया है। एजुकेशन में देखिए, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर, संगीत जजेस में देखिए, आपको न्यायपालिका में भी बहुत सारे संगीत, मतलब प्रवक्ता बीजेपी के यदि कल हाईकोर्ट में जज हो जाए तो हम क्या समझे उसको, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? हमने देखा नहीं अब चीफ जस्टिस कैसे बिहेव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। चुनाव के पहले गड़बड़ी में जाओ तो बोलते चुनाव का अखाड़ा मत बनाओ सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव के बाद गड़बड़ी को लेके जाओ तो बोले हार गए इसलिए आते हो। तो कब जाए? एक आदमी 30,000 लोगों का नाम जोड़ सकता है, बोले तो चलता रहता है। 30 लाख लोगों को मतदान से वंचित, अगली बार मत दे देना, इतना कैजुअल। सरकार कोई भी, जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो कांग्रेस मेंटेलिटी के लोग सत्ता में बैठेंगे ना। लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष किया था देश के लिए, वो थोड़ी संविधान की इज्जत रखते थे, इसलिए कांग्रेस के कार्यकाल में उनके कई मंत्री जेल में गए अपने कुकर्मों के चलते। बिल्कुल, मैं मनमोहन सिंह की सरकार तक की बात करता हूं। क्या सुरेश कलमाड़ी, डी राजा ये जेल नहीं गए? क्या ये मंत्री नहीं थे? सरकार नहीं चाहती तो नहीं देती। यहां तो जो जेल में जाके आता है उसको तो ये मंत्री बनाते, यूएसपी हो गया है। जब सारा सिस्टम आपने हैक किया तो उन्होंने कहा कि हम संघ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, पूरे सिस्टम से लड़ रहे भैया, सरकार से लड़ रहे। तो सरकार से लड़ रहे मतलब क्या हो गया? मगर इसका मतलब अभी तक जो मोदी जी लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, वो तो देशद्रोह का मामला था। कोई भी आदमी इसको देशद्रोह नहीं मानेगा। लोकतंत्र में अपने सरकार को सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ लड़ना, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना, सरकार को कोर्ट में ले जाना, यह अधिकार है। बिल्कुल संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। तो राष्ट्रद्रोह कहां से हो गया? अब कुछ लोग मोदी जी को ही राष्ट्र मानते हैं,
संघ को ही राष्ट्र मानते हैं तो वो उनकी मूर्खता का प्रदर्शन है ना भैया। ऐसे केसेस एंटरटेन नहीं करना चाहिए, इनको तो कॉज लगाना चाहिए, 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाना चाहिए कि न्यायपालिका का समय बर्बाद करते हैं। तो सही किया, सब कोर्ट ने रिजेक्ट किया, इलाहाबाद कोर्ट ने भी वही किया। तो इसका मतलब जो भी सत्ता में आता है राष्ट्रद्रोह करके आता है, क्योंकि वर्तमान सरकार के खिलाफ आप अभी ममता दीदी की सरकार को कितना कोसा भाई प्रधानमंत्री जी ने, क्या वो राष्ट्रद्रोह था क्या? वो इलेक्टेड सरकार थी, जनता ने चुनी हुई, तो बंगाल के सारे मतदाताओं का आप अपमान कर रहे हो ऐसा बोल रहे थे क्या? दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग पार्टियां हैं, एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी सत्ता में आना चाहती है, वो सत्ता वाले पार्टी के कुकर्म और अपने अच्छे कर्म बताती है, सत्ता पार्टी अपना अच्छा काम बताती है और ये विपक्ष के जो खिलाफ लड़ रहा है उसके कुकर्म बताते हैं। ये तो होगा। यदि ऐसे राजद्रोह होने लगा तो फिर सत्ता के खिलाफ सवाल ही नहीं कोई उठाएगा भाई। सत्ता को कुछ भी पूछो तो राष्ट्रद्रोह हो गया। राष्ट्रद्रोह की परिभाषा ही वही अब कर दी गई है। राहुल गांधी पर इतने मुकदमे हैं कहां से? 35, अभी एक दिन खुद कहा उन्होंने कि भाषण में, इसी बंगाल के भाषण में, कि मुझ पर तो 35 मुकदमे 36 मुकदमे कर रखे हैं। बताइए आप, 35-36 मुकदमे, देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है, 35-36 मुकदमे, कोई चोरी डकैती रंगदारी ऐसे मामले तो है नहीं। विशुद्ध एक, मतलब एक ऐसा परिवार जिसने देश में, देश के लिए सब कुछ दे दिया, उस परिवार से आने वाले राहुल गांधी, उस आदमी की दूरदर्शिता, समझ, सब किसी चीज पर सवाल अब तो हम नहीं करते हैं, पहले कुछ चीजों पे अभी भी जिस पे सवाल है वो मुझे करते बताओ हैं। ना, राहुल गांधी हम तो के पहले निर्णय दिन से भाई देखो, कांग्रेस के बीजेपी के एजेंटों ने उनको पप्पू बोल दिया, बीजेपी ने कभी पप्पू नहीं बोला। ये पप्पू ये शब्द कांग्रेस से आया और फिर विपक्ष ने उसको, मतलब बीजेपी ने उसको उठाया, उसको नॉन सीरियस समझने लगे। अरे उसको क्या समझता है, अरे वो छोड़ो ना, वो क्या बोलेगा। ये नेताओं के वक्तव्य है आशीष जी। जब आप पूछे कि अरे राहुल जी ने क्या कहा आज, अरे छोड़ो नहीं बकवास, क्या उसको क्या समझ में आता है, भोग रहे भैया, हाईकमान है हमारा, क्या बोले। ये शब्द है इन लोगों के, जिनको आज मैं जब बोलता हूं सेल है, बीजेपी का स्लीपर सेल है, तो उनको तकलीफ होती है। इन्हीं लोगों ने हमारे पास ही बोले ये शब्द। अब क्या हुआ, राहुल गांधी ने जब 2014 से भी उठाया, राहुल गांधी ने 2014 के उठाए हुए सवाल कौन से खाली गए? क्या नोटबंदी पे सवाल नहीं उठाया था? क्या वो वाजिब नहीं था? क्या चाइना पे सवाल नहीं उठाया था, वाजिब नहीं था? क्या नोटबंदी पे सवाल उठाया था, वाजिब नहीं था? क्या कोविड पे सवाल उठाया था, वाजिब नहीं था? लॉकडाउन पे सवाल उठाया था, वाजिब नहीं था? क्या नरवणे की किताब पे उठाए हुए सवाल वाजिब नहीं थे? क्या गिरते हुए रुपए पे उठाया हुआ सवाल वाजिब नहीं था? क्या अमेरिका का ट्रेड डील हमारे धोखा है हमारे लिए, क्या ये वाजिब नहीं था? पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ाएंगे सरकार, देखना चुनाव खत्म होने के बाद, क्या उन्होंने कुछ वाजिब नहीं बोला था? जो राहुल गांधी ने बोला वो बाद में भूत बन के सामने आया सरकार के। क्या एफ-18 पे सवाल नहीं उठाए थे? उसी एफ-18 के चलते आज हम नाच रहे हैं, हमारा पूरा सरकार नाच रही है, कभी नृत्य कर रही है इजराइल के दरबार में तो कभी अमेरिका के दरबार में। जब उनका मन आ गया, हाथ में गजरा बांध के अनारकली की पेशकश हो जाती है, अनारकली नाचने लगती है। जिले इलाही बैठे हुए वहां पे। तो क्या राहुल गांधी ने ये सारी बातें नहीं कही थी? कहां गलत है राहुल गांधी? हम राहुल गांधी की पैरवी नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे कि वो सत्ता में आते तो बिल्कुल, जब वहां पे बघेल साहब की सत्ता थी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में, कई पत्रकार जेल में डाले गए थे सवाल पूछने पे, नक्सली। देखिए उनके घर पे आज हम बोलते इधर बुलडोजर चला है, वहां हमारे एक मित्र थे पत्रकार, उनके घर पूरा तोड़ दिया भाई घर,
खंडर बना दिया पूरा, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। हमने थोड़ा सा विश्लेषण क्या किया, हमारे खिलाफ भी एक केस ठोक दिया कांग्रेस ने। तो ये, लेकिन इतना अति नहीं करते भाई, चलो तुमने केस ठोक दिया, केस करेंगे। यहां तो पैटर्न चल रहा है, एक राज्य नहीं है जहां राहुल गांधी के खिलाफ केस नहीं है। हम्म। और केस का पैटर्न कैसा, उलझा के रखो, बस बस बस, और क्या है उलझाने के लिए। और जैसा ही चुनाव का टाइम आता है, जैसे ही राहुल गांधी प्रचार के लिए जाता है, वो एकदम कोर्ट से समझ आ जाता है, पर्सनल हियरिंग करो, पर्सनल चाहिए, प्रेजेंट चाहिए राहुल गांधी, नहीं तो अरेस्ट वारंट इशू करो। सारा काम छोड़ के राहुल कोर्ट में खड़े हो गए। और इस मामले में तो मतलब, आखिर में और मुझे ये भी नहीं है, ये जिन्हें ये आरोप लगाए, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है आशीष। जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि एफआईआर दर्ज करो। उसे कौन सा खेत बेचना है मुकदमा लड़ने के लिए, ये सब तो सत्ता प्रायोजित है। खैर, मैं आखिर में इस कार्यक्रम में जो खबर थी, खबर आ गई। अभी भाव ने चर्चा किया था ना कि राहुल ने जो कहा, इस मामले में कोई डाउट नहीं है। राहुल पर बहुत हम लोगों ने बहुत ही कड़े प्रहार भी किए हैं निर्णय लेने की उनकी क्षमता पर। वो जो शादी के घोड़े और जंगी घोड़े की बात करते हैं, लेकिन घोड़ों को अक्सर सवारी वो शादी के घोड़ों पर ही करते हैं, जंगी घोड़े अस्तबल में ही उनके रह जाते हैं। शादी के घोड़ों पे भी नहीं आशीष, खच्चरों पे चलते हैं। तो ये इस पर हम सवाल, लेकिन राहुल का विजन जो है ना, क्लियरिटी, समझ, बौद्धिक क्षमता जिसे पप्पू कहते हैं, वो जो गप्पू कोई है उससे कई हजार गुना है, ये मैं दावेश कर रहा हूं। देखिए क्या है आशीष, पढ़े लिखे होना, इसका कोई ना तो कोई मायना होता है। नहीं, आपने गिनाई क्या नोटबंदी इंसान विश्व में क्या चल रहा है, पढ़ा लिखा इंसान विश्व में क्या चल रहा है ये बताता है। जिसको पढ़ना नहीं आता, ये लोगों को रखता है पढ़ने के लिए, वो अपने इंटरेस्ट से इनको बता देता है, और वही मोदी जी समझते हैं। इसलिए मोदी जी उलूल बात करते हैं, मटका ऊपर रख के गैस क्या निकालते हैं, रडार के नीचे क्या छुप, बादल के नीचे रडार छुपवाते हैं। ये सारी उलूल जुलूल बातें क्यों है? क्योंकि कुपढ़ होने से। राहुल गांधी हो सकता है उनमें वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो, सब कुछ अपने जगह पे है, सारे आरोप, लेकिन राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, चीज पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समझ, हाँ। 2 दिन पहले का भी दिखा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये वो जानते हैं। मैं कह रहा हूं 2 दिन पहले, मैं ताजा एग्जाम्पल, जब 2 दिन पहले का ट्वीट दिखाई, आपने चर्चा की थी इसीलिए हम ले आए, क्योंकि ये चर्चा, ट्वीट रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट आगे जो बताऊंगा वो है। राहुल गांधी, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। 28 अप्रैल 6:55 PM। आज 1 मई है, सबको बधाई। आज श्रम दिवस है और हम सब श्रमिक हैं, हम सब मजदूर हैं, तो सबको बधाई, खुद को भी बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बुद्ध पूर्णिमा है तो उसकी भी बधाई। लेकिन 1 मई को खबर क्या आती है, 28 तारीख का ट्वीट देखिए, 1 मई की खबर। मैं वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा हूं, 29 अप्रैल की रिपोर्ट है, आज बाहर आई है रिपोर्ट, आज की नहीं, 29 अप्रैल को बंगाल में मतदान हो गया। 29 अप्रैल की वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट भाव आपको बता रहा हूं। इस रिपोर्ट में मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाने का फैसला कर सकती है, क्योंकि अब जो है टालने की स्थिति नहीं है। क्योंकि अब टालने की स्थिति रहेगी कैसे, ये स्क्रीन अभी आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे जो मैं बता रहा हूं। क्यों जो है, रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर नहीं डाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे टाला नहीं जा सका, इसमें जो है पूरा डिटेल बताया है वित्त मंत्रालय की ने अपनी रिपोर्ट में, मासिक इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आती है उसमें, कि हम 80 से 85% तेल आयात कर रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसमें कोटक इंस्टीट्यूट
इक्विटीज ने आशंका जताई है कि 25 रुपए से 28 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है पेट्रोल डीजल में। मैक्वेरी ग्रुप ने पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए की बढ़ोतरी की बात की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि अगर $95 प्रति बैरल पर कच्चा तेल स्थिर हो जाए तो 8 रुपए से 15 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। 95 अगर रुपए पर स्थिर हो तब 8 से 15 रुपए, अभी तो 125 रुपए पर है, $125 पर है। अगर $95 प्रति बैरल पर स्थिर हो तब 8 से 15 रुपए की बढ़ोतरी। मतलब सरकार ने ये हिंट कर दिया है कि अब जो है तेल, सस्ता तेल मुमकिन नहीं है रखना, क्योंकि कुछ देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर नहीं डाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे टाला नहीं जा सका। ये जो इसी खबर थी ना कि 18 रुपए पेट्रोल पे और 35 रुपए डीजल पे ये होगा, आज कमर्शियल गैस का सिलेंडर 1000 रुपए महंगा हुआ है। आप इमेजिन करिए, जिस रेस्टोरेंट में आप जो रोटी लेते थे 1.5 रुपए की, अब वो 2.5 रुपए की हो गई। तो समझ में, वो बहुत ही छोटा ढाबा बता रहा हूं आपको, छोटा ढाबा। चाय कि क्या कितने की देनी पड़ेगी चाय, आप देख लीजिए, क्योंकि वो क्या करेगा। कई रेस्टोरेंट ने अपने मेनू खत्म कर दिए हैं, सिलेक्टेड आइटम रखे हैं, वही खिलाते हैं, और कीमतें स्काई रॉकेट हो गई है। मोदी जी को क्या, उनको थोड़ी ना पैसा देना पड़ता है कहीं, चलिए उनको थोड़ी पैसा देना राहुल पड़ता है। और ये जो राहुल छोटा सिलेंडर था 5 किलो वाला, जो राशन कार्ड से बटता था, उस पे भी 250 250 रुपए बढ़ गए आज ही। वो मिल कहाँ रहा है, वो तो 400 रुपए किलो बच्चे भरवा अरे रहे बाबा, हैं। जब प्राइस ही 250 रुपए बढ़ गई तो और आगे कितने का बढ़ेगा। जब सब तो कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपए का वैसा ही हो गया ऑफिशियली, तो 6000 में बिकेगा। 1100 से 3000 का सफर तय किया है, सोचिएगा 1100 मोदी से है, 3000। मोदी है तो मुमकिन है, और इसी को विकास कहें। 1100 का सिलेंडर लेने वाला व्यक्ति जब 6000 का सिलेंडर लेगा, या 1100 का लेने वाला व्यक्ति यदि 3000 का लेगा, इसका मतलब उसने तरक्की की है। यही तो विकास है। अभी आपने तरक्की बताया की है, कैसे करेंगे। तरक्की की है पता नहीं ना। गोरखपुर में किडनी कांड पकड़ा गया है ना, किडनी बेच के हाँ गैस हाँ, सिलेंडर ले आदमी, यही करना पड़ेगा। अरे खैर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में किसान ने किडनी बेची अपनी, फसल बिकनी तो, और साहूकार का पैसा दिया, चलिए हमें इजाजत दीजिए। और वो किडनी खबर का बैंकॉक में जाके देनी पड़ी उसको। अब देश जब सब वही दे करके, तभी तो ये पूरे गर्व है ना विश्व कि के ऑर्गन डीलर, किडनी, लिवर, आंखें, जो भी चाहिए, भारत में लोग तैयार बैठे हैं। 2 टाइम की रोटी के लिए कोई किडनी बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। चलिए हमको इजाजत दीजिए, खबरें क्योंकि और भी हैं, हम वो भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।